हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी बिश्नोई और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग लीव वाइगोत्स्की का जो कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, नवोदय का हो, सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो या कोई और टीचिंग रिलेटेड स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली ही आते हैं। अब वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और वो ज़्यादातर अपने काम के लिए जाने जाते थे ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इनका जो ज़्यादातर काम है वो रशियन में था और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनके ज़्यादातर थ्योरीज कंप्लीट नहीं है क्योंकि इनका जो डेथ है वो बहुत अर्ली एज में हो गया था और इनका जो रिसर्च एंड राइटिंग वर्क है वो सेम टाइम पे था जब पियाजे कर रहे थे। पियाजे एंड वाइगोत्स्की का जो टाइम पीरियड है वो सेम है उनके रिसर्च वर्क का। देन Vygotsky also examined our social interaction influences our cognitive growth. उनका कहना था कि इन्होंने इस एस्पेक्ट को भी एग्जामिन किया कि जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं हमारे, वो हमारा जो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करते हैं। और जो सोशल इंटरेक्शंस है जैसे लैंग्वेज हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और जैसा कि मैंने बताया था, इनकी डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एट द एज ऑफ 38 में ही हो गई थी। अब आगे इनके थ्योरीज के बारे में वाइगोत्स्की का क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज थ्योरी स्ट्रेसेस द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। ये सोशल इंटरैक्शन जो हमारे हैं, अब सोशल इंटरैक्शंस क्या हो गए, जो आपका सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसमें आपके इंटरैक्शंस कैसे हैं, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और आपके पीयर ग्रुप के साथ, जितने आपके सिबलिंग के साथ, ये सारे जो इंटरैक्शंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। और उनका मानना था कि जो कम्युनिटी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। हम किसी भी चीज का जो मतलब सीखते हैं, मतलब निकालते हैं, उसमें जो कम्युनिटी है वो एक बहुत ही सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे, उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है। अब मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? कोई भी इंसान जिसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। इट refers टू समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी हायर लेवल पे हो देन द लर्नर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो अगर आपकी एबिलिटीज है वो हायर लेवल पे है विथ रिस्पेक्ट टू द लर्नर, सो देन आपका एक MKO में आओगे। देन इसमें MKO में कौन कौन हो सकते हैं? इसमें आपके पेरेंट्स, टीचर्स, पियर्स, सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपका सेम एज ग्रुप में है या फिर आपसे कोई छोटे हैं बट दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हायर एबिलिटी लेवल, देन आप जो लर्नर है उससे उस किसी भी पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस या कॉन्सेप्ट में, तो भी उनको हम MKO बोल सकते हैं। अब वाइगोत्स्की ने एक और टर्म दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट refers to the difference between what a learner can do without help and what he or she can achieve with guidance and encouragement from a MKO। इसका मतलब ये हुआ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एरिया है बेसिकली जो एक लर्नर है वो खुद क्या कर सकता है बिना किसी हेल्प के, और जो खुद किसी हेल्प के साथ अचीव कर सकता है, जो उनका डिफरेंस है, उसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये वो सारी चीजें हैं इस सर्कल में जो कि एक लर्नर खुद कर सकता है, और ये इस सर्कल में वो सारी चीजें हैं जो लर्नर खुद नहीं कर सकता। और ये जो लाइट ब्लू कलर का आपको जो मिडल का दिख रहा है सर्कल,
इसमें वो सारी चीजें हैं जो लर्नर खुद कर सकता है, बट उसको हेल्प चाहिए। अब ये हेल्प किससे मिलेगी? उसको मिलेगी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स से। तो ये हो गया आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो वाइगोत्स्की के थ्योरी से रिलेटेड, वो ZPD, हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ZPD भी बोलते हैं। एंड आई गेस किसी एक पेपर में, मैं किसी प्रीवियस एग्जाम पेपर में देखा भी था कि इसमें पूछा गया था कि व्हाट डज ZPD स्टैंड्स फॉर। तो ZPD स्टैंड्स फॉर द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड MKO स्टैंड्स फॉर मोर नॉलेजेबल अदर। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटा बच्चा है और वो जिक्सॉ पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट वो पहले खुद नहीं कर पा रहा है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी पुअर रहा है। बट यहीं पे अगर कोई एक मोर नॉलेजेबल अदर हो, वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी अडल्ट या फिर कोई भी हो सकता है जिसको जिक्सॉ पजल सॉल्व करना आता हो, तो उसने उसको गाइडेंस दी, बच्चे को सिखाया कि कैसे करना है, उसको स्टेप्स बताए। तो अब बच्चा खुद से अपने जिक्सॉ पजल को सॉल्व कर सकता है और वो अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। देन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो शू लेस टाई करने की कोशिश कर रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा है खुद से। देन उसको कोई मोर नॉलेजेबल अदर ने उसको एक स्टोरी सिखाया, एज अ स्टोरी या स्टेप्स कुछ भी, कि उसको ऐसे ऐसे टाई करना है। मे बी अगर स्टोरी है तो उसको पहले रैबिट्स के ईयर बनाओ, फिर लूप में डालो, इस तरीके से कुछ स्टोरी बताई है जो बच्चे को याद हो गई। अब बच्चा वो स्टोरी के स्टेप्स को याद करते करते खुद अपने आप के जो शू लेसेस है वो टाई करने लग गए, और विद प्रैक्टिस वो बिना वो स्टोरी के स्टेप्स को रिपीट करते हुए खुद कर सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी के एग्जाम्पल्स है। देन वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो एज द एरिया वेयर the most sensitive instructions or guidance should be given. Now why is he calling a zone of proximal development? जहाँ पे हमें बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस की जरूरत है और जहाँ बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस देनी चाहिए, वो इसलिए बिकॉज दिस अलाउ द चाइल्ड टू डेवलप स्किल्स। और ये वाले अगर हम लोग उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस देंगे तो वो बच्चे के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में मदद करेगा, और ये जो स्किल्स डेवलप हो गए हैं वो बच्चा बाद में खुद यूज कर पाएगा उन स्किल्स को। एंड इसी वजह से जो बाकी के जो मेंटल हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस है, हायर लेवल मेंटल फंक्शंस है, वो खुद डेवलप हो जाएंगे बच्चे में। देन हाउ टू यूज ZPD इन अ क्लासरूम। अब क्लासरूम में ZPD को कैसे यूज कर सकते हैं? उसमें टीचर्स कैन यूज कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सरसाइजेस where less competent children develop with help from more skillful peers within the zone of proximal development। इसमें क्या कर सकते हैं कि मे बी इस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट है कर सकते हैं, जहाँ पे एक मोर कॉम्पिटेंट चाइल्ड है वो कंपेरेटिवली जिसको ज्यादा हेल्प चाहिए उसके साथ बैठ सकता है, एंड उसको प्योर टीचिंग या रोल प्ले टीचिंग, इस तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग, इस तरीके से जो जितने भी टास्क है एक्टिविटीज हैं उनको करके सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो ये ZPD का एग्जाम्पल है क्लासरूम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम रीडिंग का एग्जाम्पल लें तो एक बच्चा है जो कॉम्पिटेंट इन रीडिंग है, जो रीडिंग अच्छे से कर पा रहा है, और दूसरा बच्चा जो रीडिंग में इतना अच्छा नहीं है। तो जो मोर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है उसको अगर हम लेस कॉम्पिटेंट स्टूडेंट के पास बिठा देते हैं, सो देन दिस चाइल्ड, द मोर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट कैन हेल्प द लेस कॉम्पिटेंट स्टूडेंट टू रीड। और इस तरीके से जब वो खुद जिसको हेल्प चाहिए थी वो बच्चा विद द गाइडेंस फ्रॉम द मोर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट, वो धीरे धीरे खुद सीख जाएगा और वो फिर उसको कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी, वो खुद अच्छे से कर पाएगा। देन अब जो फीचर्स ऑफ ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके अंडर हमारे दो आते हैं, एक है स्कैफोल्डिंग एंड दूसरा है रेसिप्रोकल टीचिंग। अब स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? appropriate assistance given by the teacher to assist the learner accomplish a task।
इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सपोर्ट असिस्टेंट देते हैं किसी भी लर्नर को, किसी भी बच्चे को कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अब इसमें एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्या करनी है इंस्ट्रक्टर को। इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स दैट it requires that an instructor shows examples how to solve a problem while controlling the learning environment so that students can take things step by step, expanding their knowledge without excessive frustration. अब इसमें जो इंस्ट्रक्टर है उसको मेक श्योर करना है कि वो पहले एग्जाम्पल सफिशिएंट एग्जाम्पल शो करे, बच्चों को दिखाए कि एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और ये सब करते हुए उनको जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी कंट्रोल करना है, उसको बच्चे के फेवर में लाना है। अगर बच्चे का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बच्चे के फेवर में नहीं है, अगर वो ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है, अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो बच्चा का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसको टास्क नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जो इन्वायरमेंट है उसका जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो लर्नर को जो इंस्ट्रक्टर है उसको ध्यान रखना है कि विथ जो एग्जाम्पल सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिखाना है, प्लस जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको भी पॉजिटिव रखना है ताकि बच्चा आराम से सीख पाए। देन अब स्कैफोल्डिंग के कुछ स्ट्रैटेजीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है मोटिवेट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इनटू द टास्क। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको इनकरेज करना है, उसको और इंटरेस्टिंग बनाना है। देन जो भी टास्क है उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देना है ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। अगर आप किसी बच्चे को ये बोलते हो कि जैसे ग्रेड 1 का बच्चा है उसको बोलते हैं, आप डायरेक्टली बोलते हो कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट अगर आप बच्चे को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप पहले सेट्स बना लीजिए, फिर आप मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेटिव एडिशन है या स्किप काउंटिंग है, तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन है उसको स्मॉलर स्मॉलर स्टेप में ब्रेक कर दिया, तो अब बच्चा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसको अच्छे से सीख पाएगा। बजाय उसको अगर आप डायरेक्टली बोलो कि 2 into 4 करना है तो शायद वो इतने अच्छे से नहीं करे। बट अगर आप उसको ये बोलो कि आपको जो 2 है वो स्किप काउंटिंग के थ्रू या फिर रिपीटेटिव एडिशन के थ्रू अगर आप सिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। देन प्रोवाइड सम डायरेक्शन टू कीप स्टूडेंट्स फोकस्ड। अब जो बच्चे का जो फोकस है उसके लिए भी जो लर्नर जो टीचर है उनको मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वैसा रखना पड़ेगा ताकि बच्चा मोर फोकस रहे और वो अपना इंटरेस्ट लूज ना करे उस पर्टिकुलर टास्क से। देन रिड्यूस द फैक्टर्स दैट कॉजेस फ्रस्ट्रेशन। सेम जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और जितने भी फैक्टर्स हैं जो बच्चे के फ्रस्ट्रेशन लेवल को इंक्रीज करते हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देन मॉडल एंड डिफाइन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्टिविटी। आपको पहले तो एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू डिफाइन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी के जो आउटकम्स है उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो एक्टिविटी किस रीजन के लिए है, किस पर्पस के लिए है। देन आपके जो स्कैफोल्डिंग के स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। देन नेक्स्ट कम रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? एज द वर्ड सजेस्ट इट इज अबाउट रेसिप्रोकल, मतलब रोल एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल टीचिंग रिफर्स टू एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स बिकम द टीचर इन स्मॉल ग्रुप रीडिंग सेशंस। अभी बच्चा जो है वो टीचर का रोल प्ले करता है एंड यूजुअली ये स्मॉल ग्रुप रहते हैं जो रीडिंग सेशंस के लिए रहते हैं। देन ये वाली जो रेसिप्रोकल टीचिंग है इज यूज्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। ये मोस्टली जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो रीडिंग सेशंस, कॉम्प्रीहेंशन, इन सब में ज़्यादा यूज्ड होती है। और इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चे को टेक्स्ट से सीखने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। देन जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो 4 स्ट्रैटेजीज है उसके: समराइजिंग, क्वेश्चन जनरेटिंग, क्लेरिफाइंग एंड प्रिडिक्टिंग। ये आप 4 स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, इसके 4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है। एंड देन
उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस होता है, जिसकी वजह से रेसिप्रोकल टीचिंग काफी ज्यादा हिट होती है। आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रही है रेसिप्रोकल टीचिंग, काफी पॉजिटिव फीडबैक है। देन कम्स, अब वाइगॉत्स्की ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है उसमें वाइगॉत्स्की जो बिलीव करते हैं वो ये है दैट चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। जो बच्चे हैं वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद अपना नॉलेज बनाते हैं। देन डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी है उसमें वाइगॉत्स्की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वाइगॉत्स्की। देन लर्निंग इज मीडिएटेड। देन जो लास्ट है वो अगेन वाइगॉत्स्की लैंग्वेज को भी बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि लैंग्वेज सेंट्रल रोल प्ले करता है इन द कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देन अब नेक्स्ट है हमारे एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। नाउ लीव वाइगॉत्स्की ने कुछ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस बताए हैं। उसमें अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, ये 4 फंक्शंस बताए गए हैं जो कि एलिमेंट्री लेवल पे है। और इन्हीं 4 फंक्शंस को यूज करके एक बच्चा हायर मेंटल फंक्शंस पे पहुंचता है। जब इन 4 में वो एक्सेल कर जाता है तो बच्चा नेक्स्ट स्टेज दैट इज हायर मेंटल फंक्शंस उस पे पहुंचता है। देन अब सबसे पहले देखते हैं अटेंशन क्या होता है। अटेंशन का मतलब है अटेंशन द concentration of awareness on some phenomena that to the exclusion of other stimuli। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज के लिए इतने ज्यादा अवेयर हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है किसी पर्टिकुलर टास्क या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को करने में, कि आसपास की जो बाकी चीजें हो रही है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, इसको आपने इंक्लूड नहीं किया, आप एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस है आपका, दैट इज अटेंशन। नाउ अगेन अटेंशन क्या है, अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय सच कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ही हाई है। a capacity to maintain selective और sustained concentration, मतलब आपकी अगर कैपेसिटी है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को फोकस कर सकते हो और जो बाकी उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो वो आपका अटेंशन है। नेक्स्ट कम सेंसेशन। अब सेंसेशन क्या है, sensation can be defined as the passive process of bringing information from the outside world into the body and to the brain। अब सेंसेशन है व्हाई इट इज अ पैसिव प्रोसेस, बिकॉज आप कॉन्शियसली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, आपका वो अनकॉन्शियसली आप चाहें ना चाहें वो प्रोसेस होता रहता है। जैसे कि अगर आप एकदम से किसी हॉट चीज को आपने अपना हाथ टच किया, सो आप एकदम से आपको हाथ जलने का फीलिंग आएगा। अब आपने वो जानबूझ के नहीं किया, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको इंगेज कर रहा है उस चीज में। और अब ये कैसे होता है, आपका जो स्किन है वो फील करता है, तो स्किन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि उसको हॉट फील हुआ है, एंड आपका ब्रेन फिर अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन वापस भेजता है। देन the process is passive in the sense that we do not have to be consciously engaging in the sensing process। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको जो सेंसिंग प्रोसेस है वो पैसिव इसलिए बिकॉज आप एक्टिवली उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। अब सेंसेशन कैसे होता है, आपके कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू, जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गए, स्किन हो गया, ये सारे आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो आसपास की जो एनर्जी है, जो फिजिकल स्टिमुलस से जो आपको मिलती है वो अब्जॉर्ब करती है, और बाद में ये जो न्यूरल इम्पल्स के थ्रू आपको ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन आपको वापस इंफॉर्मेशन पास करता है। तो इस तरीके से आपको सेंसेशन का पता चलता है। देन व्हाट इज द परसेप्शन। ना परसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस। जैसे आपका सेंसेशन एक पैसिव प्रोसेस था, वैसे परसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस। Now, why it is active? Because you are actively engaged in this perception।
आप जो भी एक परसेप्शन है आपका जब फॉर्म होगा तो उसमें आप कैसे फॉर्म करते हैं, आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से, और फिर उसको बारे में आप एक धारणा बनाते हैं अपने मन में. सो दैट इज परसेप्शन. A perception can be defined as the active process of selecting, organizing, and interpreting the information brought to the brain by the senses. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव प्रोसेस है हमारा, उसमें क्या होता है, पहले सिलेक्शन होता है, देन उसको इंफॉर्मेशन है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है. आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू आप इंटरप्रेट करते हैं, एंड फिर आप किसी चीज के लिए अपनी धारणा बनाते हैं. Then perception follows the brain, organizes the information and translate it into something meaningful. अब जब आपने किसी के बारे में धारणा बनाई तो इट इज समथिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो आपका जो ब्रेन है वो जो सेलेक्टेड और इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद, वो एक इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में वो उसको ट्रांसलेट करता है. देन मेमोरी. मेमोरी कुछ नहीं है, जो भी आपको चीजें याद है उसको मेमोरी बोलते हैं. मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ टाइम पीरियड. वो होता है मेमोरी. कोई भी आपकी जो याद रखने की क्षमता है ओवर अ टाइम पीरियड, उसको हम मेमोरी बोलते हैं. देन memory is the means by which we draw on our past experience in order to use this information in the present. अब मेमोरी के बेस पे जब आपको कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंस याद होंगे तभी तो आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप करंट सिचुएशन में यूज कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम मेट्रो स्टेशन पे गए हैं, आपको नहीं पता कि वहां पे क्या करना है, फिर आपको उस टाइम किसी ने गाइड किया कि ओके सो ये आपको ऐसे टिकट लेना है, ऐसे आपको मेट्रो स्टेशन में एंट्री मिलेगी, ऐसे ये ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, इस तरीके से है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल गो देयर, आपको वो जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, वो आपको याद रहेगा और उसी को यूज करते हुए आप प्रेजेंट सिचुएशन को कोप अप करेंगे. देन अब ये जो अगला पॉइंट है ये हम लोग देख लेते हैं, एक कंपैरिजन बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की. जो इन दोनों की थ्योरी है, दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फोकस किया है, दोनों ही कंस्ट्रक्टिव है. तो इनका एक बार जो डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज है उसको देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग पियाजे का देख लेते हैं कि पियाजे क्या कहते हैं. पियाजे ने अपना जो थ्योरी है वो 4 डिस्क्रीट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिवाइड कर दिए हैं. अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं, वो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. सो ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है. एंड देन उन्होंने यंग चिल्ड्रन आर स्कीमेटिक, उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कीमेटिक बोला है, वो नॉलेज कैरियर हैं. देन मोटिवेशन टू मेंटेन कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम. देन उन्होंने और क्या बात कही है, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन एसिमिलेशन इज नॉट पॉसिबल. उन्होंने एसिमिलेशन, अकोमेंडेशन, इक्विलिब्रियम, इन सब के बारे में बात किया है. नाउ एक बार हम वाइगोत्स्की के आइडियाज को देख लेते हैं. एज पर वाइगोत्स्की जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस है, वो स्टेजेस से डिवाइडेड नहीं है. वाइगोत्स्की ने कोई भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में डिवाइड नहीं किया है. देन उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया है, एमकेओ के बारे में बताया है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, वेरेज पियाजे ने इन सब के बारे में कोई भी बात नहीं की है. देन सोशली ट्रांसमिटेड नॉलेज, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड स्कैफोल्डिंग. वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, लैंग्वेज है, उन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और वो लैंग्वेज ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं. और उन्होंने स्कैफोल्डिंग को भी टर्म को भी कॉइन किया है. देन वाइगोत्स्की ने जो प्राइवेट स्पीच है उसको भी इंटरनलाइज नॉलेज को करने में हेल्प किया है. वेरेज पियाजे में जो प्राइवेट स्पीच है उसको ईगोइज्म के थ्रू भी देखा गया है. देन इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ आर कंस्ट्रक्टिविस्ट. देन बोथ बिलीव दैट सोशल फोर्सेस सेट द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट. ये इनके कुछ सिमिलैरिटीज हैं. अभी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में हेल्प हो। और जो अगला वीडियो है उसमें जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं उसके बारे में जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।